नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर नितिन धवड़े। आज के इस वीडियो में हम गृह प्रवेश इस कहानी की कथा वस्तु एवं कहानी का आशय देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इस कहानी के विषय को लेकर बात की थी। कहानी का जो विषय है वह हमारे समाज में प्रचलित जो रूढ़ियाँ हैं तथा अंधविश्वास जो है, जिसके कारण किसी व्यक्ति का जीवन किस प्रकार और कितना प्रभावित होता है, इसे इस कहानी में लेखक मिथिलेश्वर जी ने प्रस्तुत किया है। कहानी का जो मुख्य पात्र है, जिसका नाम है श्रीवास्तव, जो लेखक है, प्रगतिशील विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाला है। वह समाज में परिवर्तन चाहता है। वह आधुनिक विचारों को लेकर जीवन जीना चाहता है और दूसरों से भी वही अपेक्षा करता है, लेकिन उसके ये प्रगतिशील विचार जो है वह अपने परिवार में ही काम नहीं आते और उसे किस प्रकार अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसी का बहुत ही स्वाभाविक ढंग से चित्रण इस कहानी में किया गया है। तो चलो इस कहानी की जो कथावस्तु है उसे हम संक्षेप में यहाँ पर देखते हैं। कहानी के आरंभ में, जो कहानी जब आरंभ होती है, कहानी के आरंभ में श्रीवास्तव चिंतित दिखाई देता है। यानी कहानी की शुरुआत में लेखक मिथिलेश्वर जी ने श्रीवास्तव जी को एक चिंतित व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। अब उसके चिंता का जो कारण है, चिंता का कारण उनका नया मकान और गृह प्रवेश है। देखिए कि आमतौर पर समाज में हम देखते हैं कि जब कोई नया मकान बनवाता है तो उस मकान में रहने के लिए जाने से पहले, अर्थात गृह प्रवेश की जो विधि जो है, जो परंपरा सदियों से चली आ रही है, मराठी में आपण त्याला वास्तु शांती म्हणतो, है ना। तो ये गृह प्रवेश की जो परंपरा है, रूढ़ी है, हम सभी उससे परिचित है कि कोई भी व्यक्ति जब नया मकान खरीदता है या उस बनवाता है तो उस मकान में जाने से पहले वह जो गृह प्रवेश की जो पूजा पाठ की विधि है या परंपरा जो है उसका वह निर्वाह करता है। लेकिन इस कहानी का जो श्रीवास्तव है, इसके चिंता का कारण क्या है? नया मकान। वास्तव में नया मकान बनने पर उसे आनंदित होना चाहिए, है ना, लेकिन वह नया मकान उसके लिए चिंता का विषय बना है। और दूसरी बात, उस नए मकान के गृह प्रवेश संबंधी जो विधि है उसके कारण वह चिंतित है। तो कहानी की शुरुआत में ही लेखक ने उसे अपने पात्र को चिंतित दिखाया है। अब उसने जो अपना ये मकान बनवाया है, कब बनवाया है? 1975 में उन्होंने नया मकान बनवाया था। उसी मकान के गृह प्रवेश को लेकर वे मुसीबत में पड़ जाते हैं। मैंने अभी कहा गृह प्रवेश को लेकर वो उसकी चिंता का कारण बन जाता है और वे मुसीबत में पड़ जाता है। वह नया मकान या गृह प्रवेश उनके लिए एक मुसीबत बन जाती है। लेखक उनके दोस्त होने के कारण कहते हैं, चलो मैं आपको श्रीवास्तव के बारे में बता दूं। लेखक एक संवेदनशील व्यक्ति है ना। और उन्होंने क्या कहा फिर? कहानी जो है इसके आगे ये कथा आरंभ होती है। लेखक ने लिखा है, लेखक उनके दोस्त, मैं उनका दोस्त रहा हूँ या मैं उनका दोस्त था, इसलिए मैं उनके चिंता का कारण जानता था। मैं उनकी दुख या वेदना जो है या चिंता जो है समझ सकता था और इसीलिए
चलो मैं आपको श्रीवास्तव के बारे में बता दूं। और ऐसा कहते हुए लेखक ये जो श्रीवास्तव की जो कहानी है ये बताना आरंभ करते हैं। श्रीवास्तव जी भोजपुर जिले के बैसाडीह गांव में रहने वाले हैं। उनका जन्म गांव कौन सा है? भोजपुर जिले के बैसाडीह गांव के रहने वाले हैं। वास्तव में ये जन्म गांव स्वयं लेखक का भी है। लेखक का परिचय पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि लेखक का जन्म, उनका जन्म गांव, जन्म दिनांक वगैरह जो है हमने देखा है। तो श्रीवास्तव भी लेखक के ही गांव के रहने वाले हैं और गांव का नाम क्या है? बैसाडीह। बैसाडीह गांव जो है, जो भोजपुर जिले का है, और ये भोजपुर जिला कहाँ स्थित है? बिहार में। तो उस गांव का वो रहने वाला है। उनके पिताजी ने, अर्थात श्रीवास्तव जी के पिताजी ने मकान बनवाने के लिए शहर में लेखक के ही मोहल्ले में, अब लेखक का गांव बैसाडी है लेकिन वह रहने के लिए शहर में रहते हैं या गए हैं, तो श्रीवास्तव के पिताजी ने भी मकान बनवाने की इच्छा से शहर में लेखक जिस मोहल्ले में रहते थे उसी मोहल्ले में थोड़ी सी ज़मीन ली थी। श्रीवास्तव जी के पिता पेशे से प्रोफेसर थे, लेकिन वह अपने जीते जी मकान नहीं बनवा पाए। मकान बनवाने की उनकी इच्छा अधूरी रही। केवल वह मकान बनवाने के लिए ज़मीन ही खरीद सके। अब उस किस मोहल्ले में उन्होंने ज़मीन खरीदी थी? जिस मोहल्ले में लेखक रहते थे। अब अपने पिताजी की ये जो इच्छा थी, कौन सी? मकान बनवाने की, एक श्रीवास्तव उसे पूरा करना चाहते हैं। और दूसरा और भी एक कारण है, श्रीवास्तव सोचते हैं गांव में रहकर वह नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते। वह अभी तक उनके पास कोई रोजगार नहीं है। हाँ, वह केवल लेखन करते हैं, वो लेखक है श्रीवास्तव जी, लेकिन उन्हें जो अपनी आजीविका चलाने के लिए या परिवार का गुजारा करने के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से वो आत्मनिर्भर नहीं बने हैं। और इसीलिए वे सोचते हैं गांव में रहकर मैं अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी ठीक प्रकार से उठा नहीं सकता, इसलिए मुझे शहर में जाना चाहिए और शहर में मुझे नौकरी मिल सकती, लेकिन शहर में पहले रहने का ठिकाना होना चाहिए। और इसीलिए श्रीवास्तव ये निर्णय लेते हैं कि उनके पिताजी ने शहर में जो थोड़ी सी ज़मीन खरीद कर रखी है वहीं पर वो मकान बनवाएंगे। और इसीलिए श्रीवास्तव जो है मकान बनवाने शहर आते हैं। एक कारण पिताजी की भी अधूरी इच्छा पूरी होगी, दूसरा कारण नौकरी की तलाश करने के लिए आसानी होगी, और भी एक कारण है उनकी जो बहनें हैं या छोटे भाई हैं वे भी शहर में अच्छी शिक्षा ले सकते हैं और बाद में नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए शहर में मकान होना चाहिए। इसी उद्देश्य से श्रीवास्तव जो है शहर में मकान बनवाने के लिए आ जाते हैं। शहर में जब वो अपने मकान का काम आरंभ करते हैं, उस मोहल्ले में लेखक से उनका परिचय हो जाता है। इतना ही नहीं, उस मोहल्ले में रहने वाले आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे श्रीवास्तव जी परिचित हो जाते हैं। लेखक से उनका परिचय होना और उसके बाद लेखक और श्रीवास्तव एक अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, क्योंकि दोनों में एक समानता है। कौन सी? लेखक मिथिलेश्वर स्वयं लेखक है और श्रीवास्तव भी लेखक है, श्रीवास्तव भी लिखते हैं, तो दोनों में समानता है। इसलिए दोनों में अच्छी जमती है, दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब आगे जो है लेखक से उनका परिचय होना और बाद में दोस्त बन जाना, ये कहानी में स्वयं लेखक ने लिखा है कि हम अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मकान बनवाने का काम आगे बढ़ जाता है। मकान जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक वहाँ पर यानी श्रीवास्तव जो है
खड़े रहकर बहुत वो मेहनत लेता है मकान बनवाने के लिए, या मजदूरों से मकान बनवाते समय वो बहुत ही ध्यान देता है और अपना मकान बनवाने का काम जो है वो बड़ी तेजी से या तीव्र गति से आरंभ करता है। अब श्रीवास्तव जी के व्यक्तित्व की जो दो महत्वपूर्ण विशेषता है जो लेखक ने इस कहानी में बताई है, यानी कौन सी विशेषता है? श्रीवास्तव का लेखक होना। श्रीवास्तव एक लेखक है, लेकिन लेखक होने से ही वह उसके परिवार का गुजारा नहीं कर पाता। अच्छा लिखता है। हिंदी की अनेक प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित जो रचनाएं जो है प्रकाशित हो जाती है। उन पत्रिकाओं में उनका नाम, उनका पता, उस मोहल्ले का नाम भी आ जाता है, जिसके कारण उस शहर का नाम हो जाता है, उस मोहल्ले का नाम हो जाता है। और लेखक मिथिलेश्वर तथा आस पड़ोस के लोगों को भी लगता है, अरे हमारे मोहल्ले में रहने के लिए जो श्रीवास्तव आया है, जिसके कारण हमारे मोहल्ले का नाम हो रहा है। क्योंकि उसकी जब रचना प्रकाशित होती है तो श्रीवास्तव के नाम के साथ साथ उस शहर का नाम, मोहल्ले का नाम भी प्रकाशित होता है। तो सारे मोहल्ले वाले गर्व महसूस करते कि अरे हमारे मोहल्ले में एक लेखक रहता है। इसलिए सभी मोहल्ले वालों को लगता है कि अरे ये बहुत अच्छे लेखक है, जिसके कारण हमारे मोहल्ले का, शहर का नाम हो रहा है। तो उनके व्यक्तित्व की, श्रीवास्तव जी के व्यक्तित्व की पहली विशेषता क्या है? उनका लेखक होना। अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती है। और दूसरी जो उनके व्यक्तित्व की विशेषता है, रूढ़ि मुक्त और प्रगतिशील जीवन जीना। यानी जब लेखक ने लिखा है, जब भी मैं श्रीवास्तव जी से बात करता था, वो हमेशा ये हमारी जो प्राचीन रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, वो कहते कि आप उन्हें छोड़ देना चाहिए, जो अब वो काल बाह्य हो चुकी है। हमें आधुनिक नए विचारों को लेकर या विज्ञानवादी दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, प्रगतिशील विचारों को लेकर आगे जीवन जीना चाहिए। तो इस प्रकार उनके विचार थे। आडंबर, पाखंड या अंधश्रद्धा जो है उन्हें छोड़ देना चाहिए, जिसके कारण हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता आ रहा है। इस प्रकार की उनके प्रगतिशील विचार थे। तो वह उनके अपने आचरण से केवल कहते नहीं थे, श्रीवास्तव केवल कहते नहीं थे, बल्कि अपने आचरण से इन विचारों को, इन प्रगतिशील विचारों को, आधुनिक विचारों को अपने जीवन में, आचरण में लाते थे या कृति में लाते थे। स्वयं लेखक ने लिखा है, श्रीवास्तव जी ने अपनी शादी में जो विवाह के जो रस्म रिवाज होते हैं उनका पालन नहीं किया, या उनका जो विवाह के जो संस्कार किए जाते हैं आमतौर पर, और उन्होंने उसे करने के लिए मना किया। स्वयं की शादी में उन्होंने वो रस्म रिवाज नहीं निभाए। तो इस प्रकार वो प्रगतिशील विचारों को लेकर जीवन जीने वाले थे। तो ये दो जो महत्वपूर्ण विशेषता है, उनका लेखक होना, अर्थात लेखक जो है उनका व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता, और दूसरी रूढ़ि मुक्त होना, रूढ़ि परंपराओं से दूर होकर नए विचारों को लेकर, प्रगतिशील विचारों को लेकर जीवन जीना। मकान, अब आगे कहानी में क्या होता है देखिए। मकान बनने पर बिना, अब देखिए ये कहानी का जो है एक महत्वपूर्ण जो हम कह सकते हैं भाग है या हिस्सा है। मकान बनने पर बिना गृह प्रवेश की रूढ़ी परंपरा को निभाते हुए मकान में रहने के लिए आना। मकान बन जाता है, और मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही क्या कहा था, जब भी कोई व्यक्ति नया मकान बनवाता है तो पहले वो क्या करता है, गृह प्रवेश की जो विधि है या पूजा पाठ जो है या जो रस्म है, रूढ़ी है, उसका निर्वाह करता है। लेकिन श्रीवास्तव जब अपना नया मकान बनवाता है तो वह क्या करता है, बिना गृह प्रवेश की रूढ़ी परंपरा को निभाते हुए मकान में रहने के लिए आता है। और
उसका यह आचरण जो है ना, पास पड़ोस में रहने वाले, जो मोहल्ले में रहने वाले लोग जो है, ये अचरज की बात बन जाती है। यहाँ मिथिलेश्वर जी ने लिखा है, श्रीवास्तव बिना गृह प्रवेश की विधि किए मकान में रहने के लिए जाता है। लेकिन लोग क्या सो, अरे इसने तो कोई पूजा पाठ नहीं किया, या वास्तु शांति जो करनी चाहिए, गृह प्रवेश की जो विधि है वो करनी चाहिए, इसने तो नहीं की। और इसीलिए उसका यह आचरण जो है कुछ लोगों के लिए आलोचना का विषय बन जाता है। कैसा व्यक्ति है, ये रूढ़ी परंपरा को निभाता नहीं, वास्तव में इसे पूजा पाठ करना चाहिए या उस विधि को निभाना चाहिए, ये कैसा व्यक्ति है। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो प्रशंसा के भी विषय, अरे निश्चित रूप से ये आधुनिक विचारों वाला है, या नए विचारों को लेकर, प्रगतिशील विचारों को लेकर जीने वाला व्यक्ति है। लेखक भी उसकी प्रशंसा करते हैं। तो कुछ लोग उस श्रीवास्तव की प्रशंसा करते हैं, कुछ उसे दोष भी देते हैं, उसकी आलोचना भी करते हैं। और इसीलिए मकान बनने पर बिना गृह प्रवेश, वो गृह प्रवेश कैसा करता है, अपने केवल लेखक मित्रों को, 2-4 मित्रों को बुलाता है, उन्हें चाय नाश्ता खिलाता है, और अपनी पत्नी के साथ और छोटे भाई के साथ रहने के लिए आ जाता है शहर में। जो पहले गांव में रहता था, अब शहर में आ जाता है। शहर में आने का मूल उद्देश्य जो है नौकरी प्राप्त करना, और भाई की शिक्षा या उसे भी नौकरी जो है वो शहर में मिल सकती है, इस उद्देश्य से वह रहने के लिए आ जाता है। अब श्रीवास्तव का जो परिवार जो है वो बहुत बड़ा परिवार है। श्रीवास्तव का जो परिवार के सदस्य जो है वो बहुत सारे हैं। कौन कौन है उसके परिवार में, दादी है, माँ है, एक विधवा बुआ है, 4 बहनें हैं, 2 भाई है, उन भाइयों की पत्नियां और उनके बच्चे। अब देखिए इतना बड़ा परिवार जो अब तक गांव में रहता है, लेकिन वे भी सारे मकान बनने के बाद शहर में रहने के लिए आ जाते हैं। अब मकान जो बनवाया है श्रीवास्तव ने, वो बहुत बड़ा नहीं बनवाया, वो छोटा ही है, लेकिन इतने सारे सदस्य उस परिवार के उस मकान में रहने के लिए आ जाते हैं। जो गांव में रहते थे अब शहर में आ जाते हैं। पहले शुरुआत में तो केवल यहाँ श्रीवास्तव अपनी पत्नी और भाई को लेकर आया था। बाद में परिवार के सारे सदस्य जो है शहर में उस नए मकान में रहने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वह मकान इतना बड़ा नहीं है जो इन सभी सदस्यों को रहने के लिए उसमें सुविधा हो। लेकिन जैसे तैसे ये उस मकान में रहना आरंभ करते हैं, और इसीलिए लेखक ने लिखा है, मकान छोटा और रहने वाले अधिक। तो वो यहाँ पर परेशानी का विषय बन जाता है। छोटा मकान और रहने वाले अधिक स्वाभाविक है, लेकिन जैसे तैसे जो है ये वहाँ पर ये श्रीवास्तव और उसके घर के जो है सारे सदस्य जो है रहना आरंभ करते हैं। आगे क्या होता है, परिवार के सदस्यों को श्रीवास्तव जी के प्रति जो है उपेक्षणीय व्यवहार ये लेखक ने चित्रित किया है। परिवार के सदस्यों का श्रीवास्तव जी के प्रति उपेक्षा करते हैं। वास्तव में उसकी सराहना करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। इसने शहर में मकान बनवाया, किस लिए बनवाया है, स्वयं को नौकरी प्राप्त करनी है, बहनों को शिक्षा देनी है, भाइयों को शिक्षा देनी है, या बाद में वो शिक्षित होकर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। उसका उदात्त उद्देश्य था। लेकिन परिवार के जो सदस्य है उनका श्रीवास्तव की ओर देखने का नजरिया, दृष्टिकोण जो है वह उपेक्षा से है। अरे क्या किया है, ये क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं करता अपने परिवार के लिए, ये नौकरी नहीं करता, लेखक है, लिखता रहता है, लेकिन उससे कितना पैसा मिलता है, बिल्कुल नहीं जिससे परिवार का गुजारा हो।
ये परिवर्तन की बात करता है, समाज परिवर्तन की बात करता है, लेकिन कहाँ ये अपने भाई को भी नौकरी दिला सका है या नौकरी लगा सका है। स्वयं भी बिना काम के घूमता रहता है। परिवार की आर्थिक दृष्टि से जो गुजारिश करनी चाहिए वह इसमें बिल्कुल असफल रहा है। तो इस प्रकार की बातें जो है या दृष्टिकोण जो है श्रीवास्तव के प्रति उस स्वयं उसके परिवार का है, स्वयं, और उसे दोष देते हैं। और इसीलिए परिवार के सदस्यों का श्रीवास्तव जी के प्रति उपेक्षणीय व्यवहार जो लेखक को दिखाई देता है। लेखक इसे महसूस करते हैं, अरे इसके परिवार के जो लोग हैं, उसकी बहनें हो, भाई हो, माँ हो, दादी हो, सभी उपेक्षा उसकी करते हैं। यानी इसने आज तक परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया, या कहाँ इसने नौकरी प्राप्त की है जिसके कारण परिवार की परवरिश अच्छी तरह से हो। इसलिए सभी उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं। आगे परिवार के जो सदस्यों परिवार के सदस्यों की उनके प्रति सोच जो धारणा है वो अच्छी नहीं है। लेखक ने इसका भी जिक्र कहानी में किया है। श्रीवास्तव का लेखक को बताना, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब लेखक को ये पता चलता है कि स्वयं श्रीवास्तव के घर वाले उसके प्रति जो उनका रवैया जो है वो ठीक नहीं है, बेचारा श्रीवास्तव एक दिन ये सारी बातें लेखक भी महसूस करते हैं या लेखक को भी मालूम होता है, तो एक दिन श्रीवास्तव अब अपनी सफाई देता है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये भी ये स्पष्ट करता है कि उसने नौकरी के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन जहाँ व्यवस्था में ही भ्रष्टाचार है, भाई भतीजेवाद के कारण या रिश्वतखोरी के कारण उसे नौकरी नहीं मिलती। उसमें उसके पास काबिलियत है लेकिन उसका चयन नहीं होता। उसने बहुत प्रयास किए नौकरी प्राप्त करने के लिए, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुआ। तो मैं क्या करूं? वो लेखक के सामने ये सारी बातें स्पष्ट करता है और फिर और ये भी बताता है कि मैंने शहर में ये मकान क्यों बनवाया है, मेरा यहाँ मकान बनवाने के पीछे उद्देश्य क्या है। और एक महत्वपूर्ण, घर वाले उससे नाराज और एक कारण से है कि उसने क्या किया है, गांव की जो पुश्तैनी जो ज़मीन थी वो बेचकर ये मकान बनवाया है। और इतना ही नहीं, यहाँ आकर आराम से वो ज़मीन बेचकर अपना जीवन जी रहा है। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल उसने नहीं किया था। ऐशो आराम की मैं ज़िंदगी जीऊँ, ज़मीन बेचकर और आराम से रहूं, ऐसी उसकी सोच थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। लेकिन परिवार वालों को ऐसा लग रहा है, इसने जो मकान बनवाया है ज़मीन बेचकर बनवाया है और उसी पैसे से शहर में रह रहा है। इस प्रकार का भी घर वालों की उसके प्रति सोच थी। लेकिन ये इसके कारण वो परेशान रहता है, अपना जो दुख है लेखक को बताता है। लेखक उसकी बात से बिल्कुल सहमत है, या लेखक महसूस करते हैं कि अरे घर वाले इसके बारे में गलत सोच रहे हैं। श्रीवास्तव का लेखक का बताना, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसने गांव की ज़मीन जो बेची है, किस लिए बेची है? शहर में मकान बनवाने के लिए। और मकान किस लिए बनवाया है? केवल खुद के लिए नहीं बनवाया, अपने बहनों की शिक्षा अच्छी तरह से हो, अपने भाइयों की शिक्षा अच्छी तरह से हो, या भाइयों को शहर में नौकरी के अवसर प्राप्त हो, इसलिए उसने ये मकान बनवाया है। लेकिन परिवार वाले उसके बारे में बहुत ही नकारात्मक सोचते हैं। उसकी अब आगे लेखक ने लिखा है कि श्रीवास्तव जी की स्थिति देखकर मैं भी बहुत दुखी हो गया। लेखक भी बहुत दुखी हो जाते हैं। अरे सचमुच ये तो बहुत ईमानदार है, अपने परिवार के प्रति सब कुछ कर, लेकिन परिवार वालों को इस बात का एहसास ही नहीं है, गलत उसके प्रति सोच रखते हैं या उपेक्षा का बर्ताव रखते हैं, ताने मारते हैं, क्या किया इसने आज तक हमारे लिए? कुछ भी नहीं, कोई नौकरी नहीं करता, कैसे चलेगा परिवार का? इस प्रकार वह बातें करते रहते हैं। अब कहानी में गृह प्रवेश को लेकर परिवार वालों को पता चलना, शुरू में तो मकान बनने के बाद श्रीवास्तव केवल अपनी पत्नी और भाई को लेकर रहने के लिए आया था,
और उसने श्रीवास्तव ने गृह प्रवेश की बात जो है अपने परिवार वालों से छिपाई थी। क्यों छिपाई थी? क्योंकि अगर वह कहता हम बिना गृह प्रवेश की विधि किए रहने के लिए जाएंगे या मैं रहने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा वह घर वालों को बताता तो वो मना करते, ऐसा नहीं हो सकता, हमें पूजा पाठ करना चाहिए, या वो जो भी रूढ़ी है विधि है वो करनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो जाता, पैसे खर्च हो जाते ना, और घर की आमदनी जो है, आर्थिक स्थिति जो है इतनी अच्छी कहाँ है। अरे मकान बनवाया है वो जमीन बेचकर, अब फिर पैसे पहले से ही खर्च हुए हैं, और भी इस गृह प्रवेश की विधि में पंडित जी की दक्षिणा दान या जो रिश्तेदारों को बुलाओ, पास पड़ोस वालों को बुलाओ, उन्हें जो है खाने के लिए कुछ बनाया जाए, इसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते, और इतनी तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और इसी कारण ये श्रीवास्तव क्या करता है, घर वालों को बिना बताए गृह प्रवेश की विधि किए बिना रहने के लिए आ जाता है। घर वालों को वो ये नहीं बताता कि उसने गृह प्रवेश की विधि नहीं की। घर वालों को लगता है कि ठीक है उसने विधि वगैरह की होगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। तो गृह प्रवेश को लेकर परिवार वालों को पता चलना, जब गांव में रहने वाले उसके परिवार के सभी सदस्य शहर में आकर रहना आरंभ करते हैं, तो पास पड़ोस वालों से उन्हें पता चलता है कि श्रीवास्तव ने क्या किया है, बिना गृह प्रवेश की विधि किए वो रहने के लिए आ चुका है, या उसने रहना आरंभ किया है। अब इससे क्या हो जाता है, सभी का कहना था उन्हें इस तरह गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए था। अरे ये यहाँ सदियों से चली आ रही है ये विधि जो है, उसे करनी चाहिए थी। उसने जो गलत किया है उसे ये पूजा पाठ वगैरह जो है करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा न करके बहुत बड़ी गलती की है। यानी दादी हो, माँ हो, बहनें हो, उसके भाई जो है, सभी अब श्रीवास्तव को दोष देना आरंभ करते हैं। वो क्या कहते हैं, सभी का कहना था उन्हें इस तरह गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए था। इसी बीच क्या हो जाता है, एक दुखद घटना घटित हो जाती है। और वो दुखद घटना क्या घटित हो जाती है, अर्थात घर के छत से गिरकर श्रीवास्तव की सबसे छोटी बहन जो है उसकी मौत हो जाती है। क्या हो जाता है, एक दुखद घटना जो है इसी बीच घटित हो जाती है कि श्रीवास्तव की सबसे छोटी बहन जो है घर के छत से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। घर वाले पहले से ही कह रहे थे, क्या तूने ये ठीक नहीं किया, नए मकान में रहने के लिए आने से पहले गृह प्रवेश की विधि पूजा पाठ होना ही चाहिए था, लेकिन तूने नहीं किया। अब इस घटना का संबंध परिवार वाले गृह प्रवेश की विधि से जोड़ते हैं और क्या कहते हैं, उस छोटी बहन की जो मृत्यु का कारण क्या है, श्रीवास्तव का गृह प्रवेश की विधि का न करना। क्या कहते हैं, सभी एक स्वर में, सभी परिवार के सभी सदस्य क्या कहते हैं, विधिवत गृह प्रवेश न होने से ऐसा हुआ है। ये जो छोटी बहन की, श्रीवास्तव की छोटी बहन की जो मौत हुई ना, इसका कारण क्या है, विधिवत गृह प्रवेश न होने से ऐसा हुआ है। एक तो घटना घटित हुई। अब देखिए कि पास पड़ोस वाले भी क्या करते हैं, यानी पास पड़ोस वाले सभी अच्छे नहीं होते है ना सभी अच्छे नहीं होते, वो जलती आग में घी डालने का काम करते हैं। यानी पहले से ही परिवार वाले दोष दे रहे हैं। वो कहते हैं हाँ ये जो घटना घटित हुई है किसके कारण, गृह प्रवेश की विधि न होने के कारण ही हुई है। वैसे परिवार वाले फिर और भी ज्यादा दोष श्रीवास्तव को देते हैं। एक तो पहली घटना घटी, इसके बाद क्या हो जाता है,
घर में अनेक अनिष्ट घटनाएं घटित हो जाती है, अनेक घटनाएं घटित होती जाती है, जिसमें एक दिन माँ को दिल का दौरा पड़ जाता है। बूढ़ा जो कुत्ता है उनका, उसकी एक दिन मौत हो जाती है। एक बहन की तय हुई शादी टूट जाती है। छोटे भाई एक नौकरी के लिए जो वो इंटरव्यू देता है, उसमें वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। रात के वक्त घर के छत पर रखा हुआ सामान चोरी हो जाता है। तो इस प्रकार की जब घटनाएं, अशुभ घटनाएं जो घर में घटित होना आरंभ होता है, सारा का सारा दोष या इसका कारण क्या बताया जाता है? गृह प्रवेश न या विधिवत गृह प्रवेश न होने के कारण, यानी इसके बाद घर में जो भी अनिष्ट घटना घटित होती है उसका दोष गृह प्रवेश को दिया जाता है। और ये गृह प्रवेश विधिवत किसने नहीं किया था? श्रीवास्तव ने। और सारा का सारा दोष जो है फिर श्रीवास्तव को दिया जाता है। उसकी बहनें हो, उसकी माँ हो, दादी हो, भाई हो, सारे के सारे श्रीवास्तव को दोष देते हैं। वास्तव में बेचारे ने बहुत बहुत मेहनत से वो मकान बनवाया था, लेकिन उसकी मेहनत या उसने उस मकान बनवाने के लिए जो परेशानियां झेली थी उसका कोई जिक्र नहीं करता, बल्कि उसे और परेशान किया जाता है कि अरे ये सब कुछ तेरे कारण हो रहा है, तूने विधिवत पूजा पाठ करना चाहिए था यहाँ पर रहने के लिए आने से पहले, और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। श्रीवास्तव इन सारी बातों से बेचारा बहुत परेशान हो जाते हैं। श्रीवास्तव बहुत परेशान हो जाते हैं। उसकी परेशानी को देखकर लेखक संवेदनशील व्यक्ति है और श्रीवास्तव के दोस्त है। अपनी दोस्त की यह दशा देखकर उनके प्रति लेखक के मन में दया का भाव जागृत होता है, और इसीलिए लेखक श्रीवास्तव के परिवार वालों को समझाने का प्रयास करते हैं। अरे आप गलत सोच रहे हैं उनके बारे में, या छोटी बहन की मौत होना या अन्य घर में जो अनिष्ट घटनाएं घटित होती उसका और गृह प्रवेश की विधि का कोई संबंध नहीं है। यानी इसके मोहल्ले में इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने मकान बनवाए, विधिवत गृह प्रवेश किया, फिर भी उन घरों में लोगों की मृत्यु हुई है। इस प्रकार के उदाहरण भी लेखक श्रीवास्तव के माँ को, दादी को या परिवार के सदस्यों को बताते हैं। किस लिए? ताकि श्रीवास्तव को जो वो दोष दे रहे हैं वो ना दे। लेकिन लेखक की इन बातों का घर के सदस्यों पर कोई परिणाम नहीं होता। लेखक अपनी ओर से बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह समझने की मानसिकता में ही नहीं है। अर्थात रूढ़ी परंपराओं से वो कितने चिपके हुए हैं, या अंधविश्वास का उन पर कितना प्रभाव है। लेखक मिथिलेश्वर जी ने श्रीवास्तव के एक परिवार का यहाँ पर प्रातिनिधिक उदाहरण दिया है। समाज में लेखक कहना चाहते हैं, समाज में ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे जो इन रूढ़ियों को लेकर या अंधविश्वास को लेकर अपना जीवन जी रहे हैं। तो लेखक के समझाने पर भी वे नहीं समझते, बल्कि आगे क्या होता है? श्रीवास्तव की जो माँ है वो क्या करती है? पंडित जी को अपने घर बुलाती है। श्रीवास्तव की जो माँ है पंडित जी को अपने घर बुलाती है, और देखिए पंडित जी घर आने पर आगे क्या होता है देखिए। यानी माँ कहती कि पंडित जी को ऐसा ऐसा हमारे घर में हो रहा, अनिष्ट घटनाएं हो रही, जैसे जब से हम घर इस नए मकान में रहने के लिए आए हैं, और ये भी बताती कि हम यहाँ मेरे बेटे ने इस घर में विधिवत गृह प्रवेश नहीं किया है। पंडित जी क्या कहते हैं? पंडित जी द्वारा भी वही बताया जाता है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? विधिवत गृह प्रवेश न होने से ये सब कुछ हो रहा है। पंडित जी भी देखिए क्या बताते हैं कि ये विधिवत गृह प्रवेश न होने के कारण ही ये अनिष्ट घटनाएं घटित हो रही है, या जो छोटी बहन का जो मृत्यु है, माँ को
जो दिल का दौरा पड़ जाना हो, भाई को नौकरी न लगना है, या घर का सामान चोरी हो जाना है, इसके पीछे कारण ये पंडित जी भी क्या कहते हैं, विधिवत गृह प्रवेश न होने के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। अब फिर से क्या हो जाता है फिर, अब और ये भी वो बताता है अब विधिवत प्रवेश करने पर भी कोई इसमें परिवर्तन नहीं होने वाला है। रहने के आने से पहले ही ऐसा होना चाहिए, पूजा पाठ होना चाहिए था। और भी फिर भयभीत करता है वो बेचारा पंडित जी को, क्या कहता है, डराता है। माँ से कहता है पहले ही करना चाहिए था, अब यहाँ आप रहने के लिए आए हो और आप पूजा पाठ करते हो या विधिवत गृह प्रवेश करना करते हो तो भी कोई इसमें परिवर्तन नहीं होने वाला है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, कुछ शांति संबंधी पूजा पाठ करेंगे तो उसमें कुछ हम जो है इससे हमें छुटकारा मिल सकता है। देखिए ये पंडित जी क्या कह रहा है, वो क्या कहता है, शांति वगैरह करनी पड़ेगी या अनेक अन्य जो है उपाय जो है, होम हवन वगैरह जो है वो करने पड़ेंगे, तभी ये अनिष्ट घटनाएं रुक सकती है। अब ये पंडित जी की ये बातें घर वाले जब सुनते हैं तो फिर से क्या हो जाता है, फिर से परिवार वाले और रिश्ते नाते लोग जो है किसे दोषी ठहराते हैं, श्रीवास्तव को दोषी ठहराते हैं। फिर से उसे उसकी उपेक्षा करते हैं। बेचारा श्रीवास्तव और परेशान हो जाता है और चिंता में रह जाता है, चिंता में रहना उसका आरंभ हो जाता है। इतना ही नहीं, अब इस श्रीवास्तव के एक मामा है जो उच्च शिक्षित है, टेक्नोलॉजी की शिक्षा लेने के लिए रूस गए थे और वो लौटकर फिर भारत आते हैं। रूस गए थे उच्च टेक्नोलॉजी की और वह भी क्या कहते हैं अपने भांजे को, श्रीवास्तव को, अरे तूने ये गलत किया। देखिए उच्च शिक्षित व्यक्ति है, विज्ञान की शिक्षा ली है, टेक्नोलॉजी तकनीकी शिक्षा ली है, जो उस शिक्षा लेने के लिए कहाँ गए थे, रूस गए थे। वहां से लौटने पर अपने भांजे से कहते हैं अरे इस प्रकार बिना गृह प्रवेश की विधि किए इस मकान में रहने के लिए तुझे नहीं आना चाहिए था। वह कुछ डॉक्टरों की उदाहरण देता है, इंजीनियर की उदाहरण देते हैं, या जो प्रगतिशील लेखक है उनके भी उदाहरण देते हैं मामा। अरे उन्होंने भी जब नया मकान बनवाया तो विधिवत पूजा पाठ करके वो रहने के लिए गए। देखिए कि समाज में विसंगति किस प्रकार की है। एक और उच्च शिक्षित है व्यक्ति, लेकिन वही उच्च शिक्षित व्यक्ति अर्थात श्रीवास्तव जी के मामा अपने भांजे को क्या सलाह दे रहे हैं या दोष दे रहे हैं, तूने गलत किया है ना। यहाँ लेखक इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे समाज पर हमारी रूढ़ियों का, परंपराओं का या अंधविश्वास का कितना प्रभाव है। जो उच्च शिक्षित व्यक्ति भी क्या कह रहा है, अरे ये विधिवत गृह प्रवेश करना ही चाहिए था। तो मामा भी श्रीवास्तव को दोष देते हैं। श्रीवास्तव का बहुत ही चिंतित रहना, बेचारा श्रीवास्तव और भी चिंतित रह जाते हैं। पहले तो कम से, और इसके कारण देखिए जो वह लेखन कार्य कर रहे थे लेखक के रूप में, वह भी अब उनका लिखना जो है पढ़ना बंद हो जाता है। यानी बार बार अगर किसी व्यक्ति को कोई ताने मारे, दोष दे, परेशान करे, तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है, तुम ही इसके लिए जिम्मेदार हो, तुम ही दोषी हो, बेचारा परेशान होगा ना। परिवार के सदस्यों के कारण ही यहाँ पर श्रीवास्तव जो है बहुत ही चिंतित रहना आरंभ करते हैं। और जो पहले कुछ लिखते थे वास्तव में उनमें प्रतिभा थी लिखने की, वो लिखना बंद कर देते हैं। और इसीलिए लेखक इस बात को महसूस करते हैं और फिर वह अपने दोस्त को अर्थात श्रीवास्तव को समझाते हैं। अब क्या समझाते हैं देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा है, लेखक द्वारा समझाना, अभी इस देश में विचार और व्यवहार को मिलाने का माहौल नहीं बन पाया है। विचार और व्यवहार, हमारे विचार जैसे ही जो विचार है वैसे ही उसे व्यवहार में लोग लाएंगे
नहीं, इसमें संगति अभी तक नहीं आई है, अभी भी विसंगति है। श्रीवास्तव से लेखक कह रहे हैं, आपके विचार कितने भी प्रगतिशील क्यों न हो, आप समाज के सामने उन विचारों को कितना भी रखें, लोग उसे आचरण में, व्यवहार में लाएंगे ही नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए अच्छा रहेगा आप रचनाओं में ही प्रगतिशील रहे। आपके विचार जो प्रगतिशील है, आधुनिक है, वो केवल कहाँ तक सीमित है? आपकी रचनाओं में ही रहेंगे। पढ़ने के लिए ठीक है, पुस्तक में ठीक है, लोग उसे कृति में नहीं लाते या नहीं लाएंगे। जिंदगी की प्रगतिशीलता बहुत महंगी पड़ेगी, जो तुम्हें अब पड़ रही है। श्रीवास्तव को जो प्रगतिशील विचारों को लेकर जीवन जीना चाहते थे, आज श्रीवास्तव की स्थिति क्या हो चुकी है देखिए। जो समाज में परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन स्वयं अपने परिवार में ही वो परिवर्तन नहीं ला पाए। और इसीलिए कहानी का जो अंत है वो बहुत ही मर्मस्पर्शी है। श्रीवास्तव से लेखक क्या कहते हैं? अभी इस देश में विचार और व्यवहार को मिलाने का माहौल नहीं बन पाया है। अच्छा रहेगा आप रचनाओं में ही प्रगतिशील रहे। समाज में परिवर्तन की ज़्यादा अपेक्षा करोगे तो उसमें आप जो है सफल नहीं पाओगे अपने आप को, उसमें आपको सफलता नहीं मिल सकती। जिंदगी की प्रगतिशीलता बहुत महंगी पड़ेगी। क्यों? हमारा भारतीय समाज अभी भी रूढ़ियों से, अंधविश्वास से ग्रस्त है। वो उसी को महत्व दे रहा है। इतना ही अनपढ़ लोग ही नहीं, पढ़े लिखे लोग भी आज भी उन रूढ़ियों से या अंधविश्वासों से चिपके हुए हैं। और ये बात कौन समझाता है? लेखक स्वयं श्रीवास्तव जी को समझाते हैं। लेखक द्वारा समझाने पर श्रीवास्तव केवल हंस पड़े। कहानी का अंत यहाँ पर हो जाता है। कहानी की अंतिम बात जो है हम देख रहे हैं। कहानी के अंत में लेखक को श्रीवास्तव की बहुत दया आ जाती है उन पर। वो उसका दुख देखकर जो है वह भी द्रवित हो जाते हैं, उसकी परेशानी देखकर। और उसे लेखक समझाते हैं। समझाने पर श्रीवास्तव केवल हंस पड़े। जो पहले तर्क देकर बात करते थे, आज उन्होंने तर्क नहीं दिया। उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया। अपनी बात जो है, जो तुरंत तर्क देकर अपने प्रगतिशील विचार में कैसा सही हूं, तर्क देकर वो बताते थे, लेकिन आज उन्होंने ऐसा नहीं किया। मानो वे पराजित हो गए हैं, हार चुके हैं। अर्थात श्रीवास्तव जी जो है मानो हार गए हैं, हार जाते हैं। प्रगतिशील जीवन या विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाला एक मनुष्य किस प्रकार अपने परिवार से ही हार जाता है, समाज में क्या परिवर्तन करेगा? है ना? परिवार वाले ही उसका साथ नहीं देते, या परिवार वाले ही उसके आधुनिक विचारों का वो या परिवर्तनशील विचारों का या प्रगतिशील विचारों का विरोध करते हैं। और इसीलिए जो श्रीवास्तव पहले तर्क देकर अपनी बात मनवाते थे, कहानी के अंत में वो केवल लेखक की बात पर हंस पड़ते हैं, मानो वो स्वीकार करते हैं आपकी बात बिल्कुल सही है। समाज को बदलने चला था, परिवार में ही मैं असफल रहा। और इसीलिए यहीं पर कहानी का जो है अंत हो जाता है। लेखक ने कहानी के अंत में और एक बात लिखी है, जब भी हम मित्र जो है श्रीवास्तव से मिलते तो उन्हें चिंतित या चिंता में मग्न देखते। और उनकी चिंता का कारण हम सभी समझते थे कि उन्होंने बनाया हुआ मकान। और जब हम उनके सामने उस विधिवत गृह प्रवेश की बात करते तो वह केवल इतना कहते, रहने दीजिए, छोड़ दो इन बातों को। ये इस वाक्य से इस कहानी का अंत हो जाता है। यहीं पर यह कहानी पूरी हो जाती है। लेखक ने यहाँ पर श्रीवास्तव के माध्यम से ये एक महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन से जुड़ी हुई जो है बताने का प्रयास किया है। तो कहानी बहुत ही रोचक है। श्रीवास्तव के माध्यम से लेखक को जो बात बतानी थी इस कहानी कथावस्तु के माध्यम से, वह क्या है? आज भी हम एक उच्च शिक्षित पढ़े लिखे समाज की जब बात करते हैं तो वे भी किस प्रकार समाज के कुछ ऐसे
अनपढ़ लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, वो रूढ़ियों से अंधविश्वास से ग्रस्त है उनका जीवन, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी इस प्रकार सोचते हैं, तो इस समाज का क्या होगा? कम से कम पढ़े लिखे जो उच्च शिक्षित है, उनकी तो सोच श्रीवास्तव जैसी होनी चाहिए, लेकिन उनकी भी सोच नहीं है। उदाहरण के लिए इस कहानी का श्रीवास्तव का जो मामा है, उच्च शिक्षित है, विज्ञान में उसने शिक्षा ली है, तकनीकी शिक्षा ली है, और रूस में जाकर वो भारत लौटा है। वह भी क्या, किस प्रकार रूढ़ियों से ग्रस्त है और अपने भांजे को दोष देता है। तो इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से, कहानी का शीर्षक बहुत सार्थक है, गृह प्रवेश, और उसी को लेकर पूरी कहानी में बात की गई है। तो लेखक ने जो विषय लिया था इस कहानी में, हमारे जीवन में, हम जीवन से जुड़ी जो रूढ़ियाँ हैं, जो अंधविश्वास है, और उसके कारण किसी व्यक्ति का, अर्थात यहाँ पर एक उदाहरण है श्रीवास्तव, किस प्रकार जीवन परेशानी में पड़ जाता है और वो परेशान हो जाता है, उसके लिए उसका जीवन पूरा चिंता से युक्त बन जाता है। इसी को इस कहानी में प्रस्तुत किया है। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में हम इस कहानी को, इस कथा वस्तु को यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम अगली कहानी की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।